दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम आज बात करने वाले हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि जो पुराने पेपर होते हैं उसका सॉल्यूशन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास में आपको ये पता चलेगा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक-एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस पेपर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आपको 2 से 3 लाइन में देना होता है, और ये सामान्यतः 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये कुछ यूनिवर्सिटी में लगभग आपके 13 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, जिनमें से 10 आपको करने होते हैं, और कुछ में 12 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फरीना क्या होता है? तो फरीना गेहूं या अन्य अनाज के एंडोस्पर्म से प्राप्त महीन सफेद आटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फरीना हम इसको कहते हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है कि इसका उपयोग दलिया, नाश्ता या खाद्य पदार्थों में या बेकरी उत्पादों में भी किया जाता है। यानी कि इसका जो उपयोग किया जाता है, जो फरिया होता है, इसका उपयोग जो दलिया बनाने में हो गया, इसी के साथ जो बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है कि फसल की कटाई के बाद उसकी गुणवत्ता सुधारने हेतु नियंत्रित सुखाने एवं प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्यूरिंग। ये सामान्यतः जो क्यूरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो आपको तंबाकू में देखने को मिलती है। तंबाकू में क्यूरिंग द्वारा रंग हो गया, सुगंध हो गया, स्वाद विकसित किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो तंबाकू में भी ये जो क्यूरिंग की होती है वो कई विधियों से होती है, अलग अलग लगभग इसकी 4 विधियां होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है रबी फसल। रबी फसल क्या होती है कि जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसलें कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा कि रबी फसलें कौन सी होती है या किसे हम रबी फसलें कहते हैं। इसके उदाहरण यदि हम बात करें तो गेहूं हो गया, चना, जौ, सरसों, सूरजमुखी, गन्ना, ये सभी क्या है? इसी के उदाहरण होते हैं। फिर आता है थ्रेसिंग, या जिसे हम कहते हैं मड़ाई। थ्रेसिंग क्या होती है कि जो कटी हुई जो फसल होती है उससे जो दाने अलग किए जाते हैं, या दाने और जो पौधे होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग या मड़ाई हम इसको कहते हैं। ये हाथ से, पशुओं से और थ्रेसर मशीन से की जाती है। यानी कि जो दाने और जो पौधे होते हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। और ये हाथों द्वारा भी की जाती है, ये पशुओं के माध्यम से भी की जाती है। यानी कि पशुओं को इसके ऊपर चलाया जाता है, जो भूसा होता है या जो दाने और जो पौधे होते हैं उनके ऊपर चलाया जाता है, या फिर जो थ्रेसर मशीन जो होती है उसके माध्यम से भी जो थ्रेसिंग या मड़ाई की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। फिर आता है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्या होती है कि खेत में जहाँ पौधे नहीं उगे हो वहां पुणे पौधे लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? गैप फिलिंग उसको कहते हैं, फिलिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे गैप रह जाता है उसको वापस फिल किया जाता है। इससे पौधों की संख्या तथा उपज जो होती है वो दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपके आता है ओरोबंकी। ओरोबंकी का नाम सभी ने सुना होगा। ये एक पूर्ण परजीवी खरपतवार होता है जो मेजबान पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करता है। यानी कि ये क्या करता है कि जो भी कोई पौधा होता है उसकी जड़ों पर ये रहता है और उसी से क्या करता है कि अपना भोजन प्राप्त करता है। ये एक पूर्ण पूर्ण परजीवी खरपतवार जो होता है, यानी कि वीड होता है। ये विशेष रूप से तंबाकू और सरसों में हानि पहुंचाता है। यानी कि जो तंबाकू होती है विशेष रूप से उसमें ये हानि पहुंचाता है, और जो सरसों होती है उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। फिर आता है ओरोमेटिक क्रॉप्स। ओरोमेटिक क्रॉप्स क्या होती है कि जो वे फसलें जिनमें सुगंधित तेल प्राप्त होता है और सुगंधित फसलें कहलाती है। यानी कि जिनसे जो सुगंधित जो तेल होता है, ओरोमेटिक जो तेल होता है वो प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओरोमेटिक क्रॉप हम इसको कहते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला हो गया, पामारोजा हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब है एरोमेटिक क्रॉप्स के उदाहरण होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इजिप्शियन क्लोवर। इजिप्शियन क्लोवर क्या होता है कि जो इजिप्शियन क्लोवर को भारत में बरसिम कहा जाता है। यानी कि जो बरसिम होता है उसको दूसरा नाम यदि कहें कि इसको इजिप्शियन क्लोवर भी इसको कहा जाता है, और इसको भारत में जो है वो बरसिम कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चारे वाली फसल होती है। बरसिम क्या होती है जिसे हम चारे वाली फसलों का राजा भी कहते हैं, तो इसको हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं कि इजिप्शियन क्लोवर भी इसको कहते हैं, और ये मुख्यतः चारा वाली फसल होती है। नेक्स्ट आपके आता है क्रॉपिंग सिस्टम, यानी फसल प्रणाली।
किसी खेत में फसलों के उगाने और प्रबंधन की समग्र व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल प्रणाली कहते हैं। इसमें फसल क्रम आ गया, यानी कि जो फसल चक्र होता है, क्रॉप रोटेशन जो होता है, इंटरक्रॉपिंग आ गई, इसी में क्या मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती है, मिश्रित खेती जो होती है, वो सभी इसी में शामिल होती है। किसमें? क्रॉपिंग सिस्टम में ये सब आता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है टाइम इन शुगर केन, यानी कि गन्ने में बधाई, और जिसे हम कहते हैं टाइम। टाइम क्या होता है कि जो गन्ना होता है उसका पौधा गिरने से उसको बचाने के लिए उसकी जो पत्तियां होती है उसको आपस में बांध देने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम, या गन्ने को बांधने की प्रक्रिया हम इसको कहते हैं। वे ये विशेष रूप से तेज हवा वाले क्षेत्रों में आवश्यक होता है, यानी कि जहाँ पे तेज हवाएं चलती है, तो उसमें क्या है कि जो गन्ने का जो पौधा होता है, जो गन्ने की जो फसल होती है, उसके गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो अगस्त माह होता है उसमें इसकी जो पत्तियां होती है उसको आपस में बांध दिया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है प्रकाश असंवेदनशील फसलें, यानी कि ऐसी फसल जो दिन की लंबाई से प्रभावित नहीं होती है और प्रकाश असंवेदनशील फसल कहलाती है। ये विभिन्न मौसमों में उगाई जा सकती है। नेक्स्ट आपके आता है केरा विधि। केरा विधि क्या होता है कि जो हल के पीछे बने जो नाले होते हैं उनमें बीज डालकर बुआई करने की जो पारंपरिक जो विधि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? केरा विधि, या केरा मेथड ऑफ सोइंग विधि हम इसको कहते हैं। ये विधि मुख्यतः ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और जो दालें होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा केरा विधि भी। इसकी इसी के साथ जो हमारा जो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं जो दो दो नंबर के होते हैं या तीन तीन नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 6 से 7 लाइन या 10 लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है। जिसमें सबसे पहले आता है ट्रिटिकेल के बारे में लिखिए। ट्रिटिकेल क्या होता है कि ट्रिटिकेल जो होता है वो गेहूं और राई का एक कृत्रिम संकरण होता है, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिड होता है। और इसमें गेहूं की उच्च उपज क्षमता और राई की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। यानी कि जो गेहूं होता है, जो ट्रिटिकेल गेहूं या जो राई होते हैं उसकी उच्च उपज क्षमता होती है, यानी कि जो उपज क्षमता होती है वो अन्य वेराइटियों से ज्यादा होती है। ये कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार देता है, यानी कि जहाँ पे जो भूमि होती है वो कम उपजाऊ है, उसकी उर्वरकता शक्ति कम है, फिर भी ये वहां पे जो अच्छी पैदावार देता है। इसका उपयोग अनाज तथा पशु चारे दोनों के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत जो होती है वो अधिक होती है, यानी कि जो ट्रिटिकेल जो गेहूं होता है या जो राई होती है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इसकी तुलना में जो सादा जो गेहूं होता है या जो राई होती है उसकी तुलना में। ये शुष्क और ठंडे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि जो ठंडा क्षेत्र होता है, जो ड्राई और जो कोल्ड रीजन होता है उसके लिए ये अच्छा होता है, उसके लिए ये उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है आलू की खेती में एसपीटी के बारे में लिखिए। यानी एसपीटी का पूरा नाम क्या होता है? सीड प्लॉट टेक्निक इसको हम कहते हैं। इसके बारे में आपको बताना, इसका पूरा नाम आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में, कि एसपीटी का पूरा नाम क्या होता है, या जो एसपीटी होती है वो किस फसल से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रोग मुक्त आलू बीज उत्पादन की एक तकनीक होती है, यानी कि इसमें जो भी आलू होते हैं उसको रोग मुक्त किया जाता है, उसको रोगों से मुक्त किया जाता है। इस विधि में कम एफिड वाले क्षेत्रों में आलू उगाए जाते हैं। एफिड वायरस रोगों का प्रमुख वाहक होता है, यानी कि जो एफिड होता है वो जो भी वायरस होते हैं उनका प्रमुख वाहक होता है। जो वायरस को लाने का जो काम करता है वो एफिड करता है। बीज फसल में समय पर डी होल्मिंग की जाती है, यानी कि जो बीज फसल होती है उसमें समय रहते हैं उसमें डी होल्मिंग की जाती है, और इसमें वायरस संक्रमण भी कम होता है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज उत्पादन हेतु एसपीटी का उपयोग व्यापक उपयोग किया जाता है, यानी कि यदि आपको भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला आलू उत्पादन करना है तो उसके लिए आप एसपीटी जो विधि होती है, मेथड जो होती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है बेकरी उद्योग में गेहूं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि एक तो गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसी के साथ ग्लूटेन आटे को लोच प्रदान करता है, यानी कि जो इलास्टिसिटी जो होती है वो लोच कौन प्रदान करता है? ग्लूटेन जो होता है वो प्रदान करता है। इलास्टिसिटी हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि इलास्टिसिटी लोच जो होती है वो होती है, और इसके कारण आटा जो होता है वो आसानी से फूलता है, और ब्रेड बिस्किट हो गया, केक की गुणवत्ता बेहतर होती है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बेकरी वगैरह होती है उसी में गेहूं के आटे का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे वापस रिपीट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। गेहूं का आटा आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है, इसमें अच्छी जल अवशोषण क्षमता होती है,
और इसी के कारण क्या है कि बेकरी उद्योग में गेहूँ का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, या गेहूँ का जो आटा होता है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, रेपसीड एवं सरसों का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बताना है। तो रेपसीड समूह में क्या आती है, जैसे तोरियां होगी, पीली सरसों होगी, भूरी सरसों होगी, ये सब किसमें आते हैं, रेपसीड में आती है। और सरसों जो होती है मस्टर्ड ग्रुप जो होती है, उसमें क्या आती है, भारतीय सरसों होगी, काली सरसों होगी, सफेद सरसों हो गई, गोपी सरसों हो गई, ये सब किसमें आती है, सरसों समूह में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, गार्डन मटर और फील्ड मटर में अंतर। तो सामान्यतः आपके जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा अंतर वाला या डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको टेबल बना के आपको आंसर करके आना है। हालांकि यहाँ पे टेबल बना के नहीं दिया गया है, फिर भी आपको टेबल बना के वहां पे लिख के आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डन मटर की। तो सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है गार्डन मटर है, तो यूज एज वेजिटेबल, और हरी अवस्था में तोड़ी जाती है, यानी कि जो फलियां होती है, जो मटर होते हैं, वो हरी अवस्था में तोड़े जाते हैं, क्योंकि सब्जी के लिए ये काम में लिए जाते हैं। दाने जो होते हैं वो मीठे होते हैं, और बाजार में ताजी सब्जी के रूप में भी इसको बेचा जा सकता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पायसम सेटाइवम होता है। नेक्स्ट आपके आता है फील्ड मटर। फील्ड मटर क्या होता है कि जो दाल एवं चारे के लिए उगाया जाता है, यानी कि इसको केवल सब्जियों के लिए नहीं उगाया जाता है। इसको क्या है कि जो दाल हो गई या जो चारे होते हैं, उसके लिए फील्ड मटर को उगाया जाता है। पूर्ण पकने के बाद कटाई की जाती है, यानी कि जब मटर पूरी तरह पक जाता है, उसको हरी अवस्था में नहीं तोड़ा जाता है। पूर्ण पकने के बाद जो होता है उसको तुलाई की जाती है या इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। दाने जो होते हैं वो कम मीठे होते हैं, किसकी तुलना में, जो गार्डन मटर जो होता है उसकी तुलना में। सूखे दानों का उपयोग किया जाता है, इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पायसम सेटाइवम, वेराइटी ऑफ एरिवेंस इसका बॉटनिकल नेम होता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, रिजगा की खेती में कटाई प्रबंधन, यानी कि जो रिजगा होता है, इसका मैंने चारे वाली फसल होती है, इसमें आप किस तरह से कटाई प्रबंधन करके ज्यादा से ज्यादा इसमें चारा आप प्रदान कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कटाई जो हम करते हैं, वो बुआई के 20 से 25 या सॉरी 50 से 55 दिन बाद इसकी प्रथम कटाई की जाती है। इसके बाद जो कटाई होती है वो 25 से 30 दिन के अंतराल में की जाती है, यानी कि जो पहली कटाई होती है वो लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास की जाती है, और जो दूसरी उसके बाद की जो कंटिन्यू जो कटाई होती है वो 1 महीने में की जाती है। कटाई फूल आने के प्रारंभिक अवस्था में करनी चाहिए। इस समय चारे की गुणवत्ता सर्वोत्तम होती है, यानी कि जब जो जो रिजगा होता है उसमें जब फूल आ रहे हो, तब आपको इसकी कटाई करनी होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि चारे में अच्छी गुणवत्ता होती है। बहुत नीचे से कटाई नहीं करनी होती है, भूमि के लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई आपको करनी होती है। अच्छे प्रबंधन से 8 से 10 कटाइयां प्राप्त की जाती है, यानी कि 8 से 10 कटिंग आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर यदि आप मैनेजमेंट करते हैं तो। हरी चारे की उपज जो होती है वो 80 से 120 टन प्रति हेक्टेयर तक आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है बड़े क्वेश्चन वाले, यानी कि जिनका आंसर आपको 1 से 2 पेज या बड़े इससे भी बड़ा क्वेश्चन आपको लिखना होता है, जो कि लगभग आपके 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किनोवा होता है उसके बारे में, खेती की उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में आपको बताना है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन के से लेकर उपज तक आपको संपूर्ण जानकारी इसमें बतानी होती है। तो जो किनोवा होता है वो क्या है कि एक छद्म, यानी कि सूडो सीरियल क्रॉप होती है, यानी कि अनाज वाली फसल होती है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो चिनोपोडियम किनोवा होता है, और ये प्रोटीन, खनिज तत्व और आवश्यक जो एमिनो अम्ल से भरपूर होती है, यानी कि इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा पाया जाता है, इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, और आवश्यक जो एमिनो अम्ल होते हैं वो भी इसमें भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्लाइमेट इसके लिए कैसा होना चाहिए, शीतोष्ण और अर्ध शुष्क जलवायु ऐसा होना चाहिए, जिसके जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भूमि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसका पीएच 6 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए। भूमि की तैयारी में आपको क्या करना है, 2 से 3 जुताई करनी है, उसमें गोबर की खाद मिलानी है, और उसके समतलीकरण करना है, यानी कि उसको भुरभुरा करके समतल बना लेना, उसको खरपतवार मुक्त बना लेना है, कि इससे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा भी आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर उपयुक्त समय माना जाता है। बीज दर जो इसकी होती है वो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें रो से रो की दूरी आपको 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। तो स्पेसिंग भी होगी कि जो कतार से कतार की दूरी दूरी जो होती है
वो 30 से 45 और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की या जो उर्वरक प्रबंधन की यानी फर्टिलाइजर की हम बात करें तो 10 से 15 टन आपको गोबर की खाद देनी है जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय। फिर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम आपको फास्फोरस और 20 किलोग्राम आपको पोटाश जो होता है वो आपको इसमें देना होता है। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो आधी-आधी मात्रा में आपको इसमें देना होता है। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो किनोवा अपेक्षाकृत सूखा सहनशील फसल यानी कि इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः आप इसमें 3 से 4 सिंचाई कर सकते हैं और कब करनी है? एक तो फूल और दाना बढ़ने की अवस्था जो होती है यानी कि जब फूल आ रहे हो तब आपको सिंचाई करना है और जब इसमें दाना बन रहा हो तब आपको इसमें सिंचाई करनी होती है। फिर आता है खरपतवार और मैनेजमेंट यानी कि वीड मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक 30 से 40 दिन खरपतवार नियंत्रण आवश्यक होता है यानी कि स्टार्टिंग के जो 1 महीना जो होता है उस समय खरपतवार नियंत्रण यदि आप करते हैं तो फसल आपकी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, अच्छी उपज दे सकती है। यानी स्टार्टिंग में आपको खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। 1 या 2 निराई-गुड़ाई भी आप इसमें कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड जो होता है यानी कटाई और उपज की यदि हम बात करें कि जब पत्तियां पीली होकर गिरने लगे तब आपको इसमें हार्वेस्ट करना होता है और औसत इसकी उपज की बात करें तो 15 से 25 क्विंटल आपको प्रति हेक्टेयर उपज आपको इसमें मिलती है। तो ये हमारा जो था बड़ा क्वेश्चन वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सिट्रोनेला के बारे में यानी कि जो सिट्रोनेला की जो खेती होती है उसके बारे में आपको संपूर्ण बात बतानी है। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन की सिट्रोनेला कौन सी फसल है, इसमें क्या पाया जाता है, किसके लिए ये इम्पोर्टेंस है। और सबसे पहला क्या है कि जो सिट्रोनेला एक सुगंधित एरोमेटिक क्रॉप होती है जिससे जो सिट्रोनेला तेल प्राप्त किया जाता है यानी कि सिट्रोनेला जो फसल होती है वो सुगंधित फसल है और उससे जो तेल प्राप्त किया जाता है वो भी सुगंधित होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो साइबोपोजन विंट्रेनियस होता है और इसी के साथ इसकी जो जलवायु होती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है जिसका टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए। भूमि जो होती है वो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जल भराव की समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके आता है प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन। प्रवर्धन जो इसमें होता है वो स्लिप्स द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ गुच्छे में को कई स्लिप्स में विभाजित किया जा सकता है यानी कि जो एक गुच्छा होता है जो स्वस्थ जो गुच्छा होता है उसको कई स्लिप्स में विभाजित किया जाता है। इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो बीज के माध्यम से ना होकर स्लिप्स के माध्यम से होता है। प्लांटिंग जो होती है इसकी वर्षा ऋतु में की जाती है यानी कि पौधरोपण इसमें वर्षा ऋतु में किया जाता है जिसमें पौधे से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। उर्वरक में प्रबंधन की यदि हम बात करें तो 10 से 15 टन गोबर की खाद, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम इसमें पोटाश दिया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा को आपको दो भागों में विभाजित करके देना होता है। इरिगेशन जो होती है वो वर्षा न होने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और लंबे सूखे में नियमित सिंचाई आवश्यक होती है यानी कि इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं लेकिन यदि वर्षा ना हो या लंबे समय तक सूखे की समस्या हो तो आपको नियमित सिंचाई इसमें करनी होती है। हार्वेस्टिंग जो होती है वो 4 से 5 माह बाद की जाती है। इसके बाद 2 से 3 माह के अंतराल में कटाई की जाती है यानी कि जो प्रथम जो कटाई होती है वो 4 से 5 महीने बाद की जाती है। उसके बाद जो है वो 2 से 3 महीने बाद भी कर सकते हैं आप। उपज जो होती है उसकी कितनी होती है कि 25 से 35 टन तो हरी घास मिलती है और 100 से 150 किलोग्राम इससे जो सुगंधित जो तेल होता है एरोमेटिक जो ऑयल होता है वो हमें इसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन आता है कुसुम की खेती की उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में बताना है जो कि एक तिलहनी फसल होती है। तो कुसुम एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल होती है जिससे को तेल हमें प्राप्त किया जाता है और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो कार्टेमस टिंक्टोरियस इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसमें बीजों की में जो तेल की मात्रा होती है वो 28 से 35% होती है और क्लाइमेट इसके लिए कैसा होना चाहिए ठंडी और शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। फसल पकने के समय वर्षा हानिकारक होती है यानी कि जब कुसुम की जो फसल है वो पकने की अवस्था में हो या पक रही हो तब उस समय क्या है कि वर्षा नहीं होनी चाहिए, वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। मिट्टी की यदि हम बात करें तो विशेष तौर से यहाँ पे दोमट मिट्टी नहीं होती है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मिट्टी कुसुम के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो वो है गहरी काली मिट्टी जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है जो कि अच्छी जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। बुआई का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर होता है और बीज दर और दूरी की यदि हम बात करें तो बीज दर या सीड रेट जो होती है वो 10 से 15
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी कि कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो 5 से 10 टन गोबर की खाद दी जाती है, 40 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन और 20 से 40 किलोग्राम इसमें फास्फोरस दिया जाता है। पोटाश इसमें कम दिया जाता है या ना के बराबर इसमें पोटाश दिया जाता है। इसकी जगह जो तिलहनी फसलें हैं उसमें आप सल्फर जो होता है वो भी लिख सकते हैं कि इसमें सल्फर भी दिया जाता है, क्योंकि जो सल्फर होता है वो तेल निर्माण में सहायक होता है। यानी तिलहनी फसलों में मुख्य उत्पाद जो होता है वो तेल ही होता है और सल्फर जो होता है वो तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या तेल बनाता है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन की जिसमें सल्फर भी दिया जाता है या सल्फर सल्फर युक्त जो उर्वरक होते हैं वो भी इसमें दिए जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो सामान्यतः वर्षा पर आधारित होता है। फूल एवं दाना भरने की अवस्था में आप सिंचाई करना जो होता है वो लाभदायक होता है, यानी कि इस अवस्था में आप सिंचाई कर सकते हैं। फिर आता है हार्वेस्टिंग, यानी जो कटाई होती है और उपज क्या होती है कि जब पौधे पीले और सूखे होने लगे तब आपको इसमें कटाई करनी होती है और जो औसत उपज होती है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको इसमें उपज देखने को मिलती है। फिर आपके लास्ट और क्वेश्चन आता है जिनमें आपके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये क्वेश्चन सबसे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों की हम बात करेंगे। उनमें से आपको पेपर में केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है जौ के बारे में आपको वर्णन किया करना होता है और इसमें टॉपिक भी यानी कि जो जिस बिंदु के बारे में आपको बताना होता है वो भी इसमें दिया होता है कि जैसे ओरिजिन पैलेस के बारे में बताना है, वेराइटियों के बारे में बताना है, बीज दर के बारे में बताना है, तो ये सब इसमें लिखा होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थान के बारे में बताना है कि जो होता है वो विश्व की सबसे प्राचीन अनाज फसलों में से एक है, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है इथोपिया को क्षेत्र को माना जाता है और जौ का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होर्डियम वेगुलर जो इसका बॉटनिकल नेम होता है। और यदि हम बात करें इसके और आगे यानी कि भौगोलिक वितरण की, तो जो विश्व के लगभग सभी समशीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं उनमें उगाया जाता है। भारत में यदि हम बात करें जो कि तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो जौ का उपयोग भोजन में, पशु चारे में, माल्ट उद्योग में यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। जौ से मुख्यतः शराब भी बनाई जाती है। और यदि हम बात करें बियर और विस्की निर्माण में भी माल्टेड जौ का उपयोग किया जाता है, यानी कि सामान्यतः जो जौ होता है उससे ज्यादातर जो होता है वो शराब बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है। जौ का दलिया और सत्तू जो होता है वो भी बनाया जाता है। मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोग होती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। 6.5 से 8 पॉइंट तक जिसका जो 8.0 तक पीएच होना चाहिए, जो हल्की क्षारीय मृदा को भी सहन कर सकता है। यानी कि जो होता है, जो बारहवीं जो होती है, वो हल्की क्षारीय मृदा को भी सहन कर सकता है। क्लाइमेट जो होता है इसके लिए ठंडा और शुष्क जो क्लाइमेट होना चाहिए, जिसमें जो टेम्परेचर होता है इसमें जब जर्मिनेट हो रहा हो यानी कि अंकुरण होते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जब ये वृद्धि कर रहा हो या पकने की अवस्था में थोड़ा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ भी सकता है। फसल पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक होता है। और यदि हम बात करें इसकी वैरायटियों की, जिसमें आती है ज्योति हो गई, रत्ना हो गई, आजाद हो गई, एसडी 2035 हो गई, एआरडी जो होती है वो 2552 होगी, बीएच जो होगा 393, ये सब इसकी वैरायटी होती है। क्रॉपिंग सिस्टम की यदि हम बात करें, जैसे जौ और चना हम साथ में बीज सकते हैं, जौ और सरसों की खेती साथ कर सकते हैं, जौ और गेहूं की खेती हम साथ में कर सकते हैं, जौ और मक्का की जो होती है वो भी हम खेती साथ में कर सकते हैं या इसको बदल-बदल कर बो सकते हैं। इसके बाद आता है चने की खेती के बारे में आप लोगों को बताना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको आता है सीड और सोइंग के बारे में बताना है, यानी कि बीज और बुआई के बारे में आपको बताना है। तो चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो साइसर एरेक्टिनम होता है और बुआई की उचित समय जो होता है वो अक्टूबर-नवंबर होता है। बीज दर जो इसकी होती है 60 से 80 किलोग्राम होती है चने की। और यदि आपसे काबुली चना पूछा जाए तो 80 से 100 किलोग्राम जो होता है वो इसकी बीज दर होती है काबुली चने की। पंक्ति से पंक्ति की यानी कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है और काबुली चने में क्या है कि इसकी जो दूरी है वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है। बीजोपचार के लिए आप राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। जल प्रबंधन की यदि हम बात करें तो सामान्यतः वर्षा पर आधारित होती है। फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई जो होती है वो लाभकारी होती है।
इसी के साथ यदि हम बात करें अधिक सिंचाई से बचना चाहिए, यानी कि जो चना होता है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन की यदि हम बात करें तो इसमें 20 से 25 दिन बाद पहली निराई करें और आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई करें। और यदि खरपतवार की समस्या ज़्यादा है तो आप इसमें पेंडिमिथाइलिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें पेंडिमिथाइलिन का भी आप उपयोग कर सकते हैं, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो 5 से 10 टन गोबर की खाद, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस इसमें देना चाहिए। राइजोबियम जीवाणु नत्रजन स्थिरीकरण में भी सहायता करता है, यानी कि जो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायता करता है। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पौध संरक्षण की यदि हम बात करें, इसमें सबसे पहले आता है इसमें एक उगता रोग लगता है, उसका कारक जो होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है। इसके लिए आप बीजोपचार कर सकते हैं या जो रोग रोधी यानी कि जो इस जो उगता रोग होता है, जो विल्ट रोग होता है, उसकी प्रतिरोधी जो वेराइटियां होती है, उनका भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके एक कीट आता है चना फली छेदक कीट, जिसका जो कारक कीट होता है वो होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। और इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का या अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, एक तो फेरोमोन ट्रैप का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं और कीटनाशक जो होते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, उनका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की यदि हम बात करें, यानी कटाई एवं मड़ाई की बात करें, तो जब पौधे पीले पड़ जाए तब आपको इसमें कटाई करनी होती है। कटाई के बाद इसको सुखाकर मड़ाई की जाती है, यानी कि जो होता है उसकी जब पौधे जो होते हैं वो पूरी तरह सूख जाते हैं तब इसकी कटाई की जाती है गेहूं की तरह। और जब ये पूरी तरह सूख जाती है, यानी इसकी कटाई करने के बाद इसको सुखाया जाता है और जब ये सूख जाता है तब इसको थ्रेसिंग के माध्यम से या किसी भी विधि के माध्यम से इसमें जो दाने होते हैं उसको और जो पौधा होता है उसको अलग कर लिया जाता है। उपज जो होती है वो सिंचित यदि इरिगेटेड जो कंडीशन में तो 20 से 25 क्विंटल होती है और जो रेनफेड जो कंडीशन होती है उसमें 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। और इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है गन्ने की खेती का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी सीड और प्लांटिंग, यानी कि बीज एवं रोपण की बात करें तो गन्ने का जो वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है वो तनों के टुकड़े द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें जो पौधे लगाए जाते हैं वो गन्ने के टुकड़े इसमें यूज किए जाते हैं। यदि हम बात करें 2 से 3 आंख वाला स्वस्थ सेड्स उपयोग किया जाता है, यानी कि 2 से 3 आंख जो होती है, जो उसका जो सेड्स होता है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। बीज दर की यदि हम बात करें, यदि आप 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े ले रहे हैं तो इसमें 35,000 से 45,000 जो सेड्स की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर में। और यदि आप 2 आंख वाले ले रहे हैं तो ये 80,000 तक पहुंच सकती है और यदि आप 1 आंख वाला ले रहे हैं तो ये 1 लाख से ऊपर भी ये संख्या सेड्स की जो संख्या होती है वो बढ़ सकती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो प्रारंभिक 90 से 120 दिन खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। यानी कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने जो होते हैं उस समय आपको अच्छे से खरपतवार नियंत्रण करना होता है, निराई गुड़ाई करना होता है, मिट्टी चढ़ाना होता है और इसी के साथ यदि और भी खरपतवारों की समस्या ज्यादा है तो आप एंट्राजिन का प्रयोग जरूर करें। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो 20 से 25 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए, 150 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम ही पोटास आपको इसमें देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा आपको एक साथ नहीं देनी होती है। स्टार्टिंग के समय में आप नाइट्रोजन दे सकते हैं और बाद में आपको फर्टिगेशन यानी कि इराई जो सिंचाई करते हैं उसके साथ आपको इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा दी जाती है। वाटर मैनेजमेंट जो होता है, गन्ना अधिक पानी चाहने वाली फसल होती है, इसमें लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी होती है। महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो होती है वो कल्ला बनना, तीव्र वर्दी जो होती है और गन्ना निर्माण जब होता है तब आपको इसमें अच्छे से सिंचाई करनी होती है। प्लांट प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें पौध संरक्षण की, तो इसमें एक पार जो ईयरली शॉर्ट बोरर लगता है, यानी पारो छेदक कीट लगता है जो कि गन्ने का प्रमुख कीट होता है। और एक इसमें सामान्यतः आपको रोग जो देखने को मिलता है वो मिलता है लाल सड़न रोग, आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसका जो कारक होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम पाल्केटम, इसका ये कारक होता है। और इसके लिए आप रोग मुक्त बीजों का और प्रतिरोध किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें वीटावेक्स जो होता है उससे आप बीज उपचार जरूर करना चाहिए। और इसमें यदि एरेटान का से बीज उपचार कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो इसका कारण क्या होता है, जो लाल सड़न होती है इससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उसमें एल्कोहल जैसी गंध आती है।
और भी इसमें जैसे रोग लगता है, ग्रासी सूट रोग हो गया, जो कि एक वायरस के कारण लगता है। एक होता है इसमें रेटून स्टेटिन जो होता है, वो भी इसी का रोग होता है। कीटों की यदि हम बात करें तो पायरिल्ला हो गया, तना छेदक हो गया, शीर्ष तना छेदक, ये सब इसके कीट होते हैं। तो ये आप आसानी से इसमें लिख के आ सकते हैं। फिर आता है मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग, यानी परिपक्वता और कटाई की यदि हम बात करें तो फसल जो होती है वो 10 से 18 माह में परिपक्व होती है और परिपक्वता में पत्तियां सूखने लगती है और वृक्ष मान बढ़ जाते हैं। कटाई जमीन की सतह से करनी चाहिए और फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करें तो उन्नत वेराइटी होगी, यानी कि इसकी वेराइटी होती है जैसे कि सीओ जवान 86 600 हो गई, भवानी हो गई, कल्याणी हो गई, कृष्णा हो गई, बीओ 17 हो गई, सीओ 73 18 हो गई, सीओ 11 1 हो गई, यानी 111 हो गई। ये सब इसकी वेराइटी होती है और भी कई वेराइटी होती है जो आपको लगभग इस सभी फसलों की आपको लगभग 5-5 वेराइटी मुख्यतः याद होनी चाहिए। और इसकी क्या है कि उचित उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, समय पर सिंचाई जो होती है वो भी प्रभावित कर सकती है, रोग एवं कीट नियंत्रण, सही समय पर कटाई और कटाई के बाद शीघ्र मील तक पहुंचाना, यानी कि ये सब क्या है कि इसकी जो क्वालिटी होती है या जो इसकी गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे आज की क्लास थी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्लास में जितने भी जो क्वेश्चन आए वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपको काफी क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे, आपके क्वेश्चन जो एग्जाम होंगे उसमें से भी आपके पूछे जाएंगे। और एक बात है कि सभी वेराइटी जो वेराइटी होती है, यानी कि सभी सभी जो फसलें होती है उनमें 5-5 वेराइटी आपको मुख्यतः याद करनी है। तो बहुत अच्छा आपके पेपर होने वाला है, थोड़ा आपको पढ़ना भी है। और जल्दी आपको मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।